नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं मौसम एवं जलवायु। जो मौसम एवं जलवायु है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7 में जो पुस्तक चलती है, उस पुस्तक का दूसरा चैप्टर है, जो कि आप लोगों के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मुख्य रूप से ये रीट के एग्जाम जो सेकंड लेवल एसएसटी में जो एग्जाम होता है, उससे संबंधित ये काफी महत्वपूर्ण है तथा इसके साथ साथ आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में मौसम एवं जलवायु से संबंधित प्रश्न 100% आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ एक जरूरी बात कि बहुत से विद्यार्थी हैं जो चैनल को आराम से देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और लाइक भी नहीं करते हैं, इसके साथ सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो मेरा मन भी खुश होता है, और मन खुश होता है तो मैं और ज्यादा लगन से पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों के पास डायरेक्ट आएंगे, और आप लोगों को ही फायदा होगा इसमें। मेरा कोई ना तो मेरा कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, लेकिन जैसे आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे थोड़ी खुशी मिलती है। और खुशी मिलती है तो जो टीचर होता है और ज्यादा ऊर्जा से उस कार्य को करने का प्रयास करता है कि बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप लोगों का लाइक करने में कुछ घटता तो है नहीं। एक जरा सा एक थंब का बटन होता है, उस थंब के बटन को आप लोगों को दबाना है, और दबाने से वह लाइक हो जाता है। ऊपर की साइड का थंब का बटन दबाएं, नीचे वाला नहीं दबाएं, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन मौसम एवं जलवायु। मौसम और जलवायु के रूप में देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं मित्रों। अब वायुमंडल की यहाँ पे बहुत सिंपल परिभाषा दी गई है कि पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की दूरी पर व्याप्त गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। अर्थात वायुमंडल की कोई निश्चित किलोमीटर या निश्चित दूरी को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इतनी दूरी पर ही वायुमंडल स्थित होगा। हाँ, हालांकि कह देते हैं कि 10-1000 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल है, लेकिन यदि हम सौर देखें तो सौर से हम नहीं कह सकते कि पृथ्वी के इतने किलोमीटर की दूरी पर ही वायुमंडल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर या कई सौ किलोमीटर की दूरी पर वायुमंडल स्थित है। अब देखें मित्रों, अपन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। अर्थात जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इस प्रकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो ये हमारा वायुमंडल है, इसके चारों तरफ टिका हुआ है। यदि कुछ पल के लिए मित्रों अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदम समाप्त हो जाए, तो ये समस्त वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यह कुछ कुछ पल में ही यहाँ से गायब हो जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब अंतरिक्ष में चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी पर जीवन हो रहा है, वह जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह हमारे चारों तरफ वायुमंडल को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर हो गई बच्चों? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बताई गई है मित्रों। अब यदि अपन आगे चलते हैं, पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं। अर्थात जो वायुमंडल है उसी पर ही जीवन रुका हुआ है, जो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल राइट है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल राइट है मित्रों। जो पृथ्वी के ऊपर दिन के समय सूरज की रोशनी आती है, और सूरज की रोशनी में हजारों की संख्या में पराबैंगनी किरणें आती हैं। इन किरणों को कौन रोकता है? इन किरणों को हमारा वायुमंडल ही रोकता है। आप लोगों ने ओजोन परत का नाम तो सुना होगा बच्चों। तो ओजोन मंडल जो है, ओजोन जो गैस है, वही सूर्य की जो किरणें हैं, हानिकारक किरणें जो पृथ्वी के ऊपर आती हैं, उनको रोकती हैं, और जिससे हमारा जो जीवन है वह सहज चलता रहता है। कुछ पल के लिए यदि ये वायुमंडल से इस प्रकार की गैसें गायब हो जाएं, तो सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं वह पृथ्वी पर सीधी आएंगी और हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल सही है मित्रों, कि जो रात में जो ठंड पड़ती है, सूरज की गर्मी दिन में समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात रात्रि आती है, तो रात में जो ठंड पड़ती है उससे भी हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल करता है। अब इससे हमारी रक्षा, रात में ठंड से हमारी रक्षा वायुमंडल किस प्रकार से करता है मित्रों? तो रात्रि के समय क्या होता है, दिन के समय जो पृथ्वी होती है मित्रों, वह पृथ्वी दिन के समय सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है। ये सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती
करती है दिन के समय पृथ्वी, और रात्रि के समय इसी ऊर्जा को वापस बाहर निकालती है। जैसे ही बाहर निकालती है तो हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी की जो ऊर्जा रात्रि के समय उससे बाहर निकल रही है पृथ्वी से, तो रात्रि के समय जो ऊर्जा निकलती है उसको हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है, और रोक देता है तो जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वह रात्रि में भी उचित टेम्परेचर पर बना रहता है, जिससे पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती है और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जो वायुमंडल है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर हो गई दोस्तों? चलो एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी तक के ज्ञात तथ्यों के अनुसार हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही वायुमंडल पाया जाता है। तो अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सौर नहीं कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर ही वायुमंडल है, मतलब अभी तक ज्ञात तत्वों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है। आगे यदि ऐसी खोज हो जाती है कि पृथ्वी के अलावा भी किसी अन्य ग्रह पर जीवन है, तो वहां पे हम कह देंगे कि पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रहों पर वायुमंडल है। लेकिन अभी तक जो ज्ञात तथ्य है उसके आधार पर सिर्फ यही आंकड़े हैं कि पृथ्वी के अलावा कहीं भी वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों अपन। नेक्स्ट जो पेज अपने सामने खुला है इसमें लिखा हुआ है वायुमंडल का संगठन। अर्थात वायुमंडल का जो संगठन है, अर्थात वायुमंडल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो अपन पढ़ते हैं मित्रों। वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प तथा धूल व धूल कणों के मिश्रण से बना हुआ है। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। अर्थात वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें से जो गैसें बताई गई हैं प्रमुख, सबसे ज्यादा जो गैस पाई गई है मित्रों, आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा जो गैस की मात्रा पाई गई है वह सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन की, दूसरे नंबर पे है मित्रों ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे है आर्गन, और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ये गैसों का संगठन है जो कि हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लगभग 78.08% पाई जाती है, लगभग 78.08% पाई गई है हमारे वायुमंडल में। तथा इसके साथ साथ यदि ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन लगभग देखें तो 20.99% पाई जाती है, तो अर्थात हम कह देते हैं कि 21% ऑक्सीजन होगी। और इसके साथ ही यदि अपन आर्गन गैस देखते हैं मित्रों, तो 0.99% आर्गन गैस पाई गई है हमारे वायुमंडल में। और तथा कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाई गई है। कुछ किताबों के अंदर 0.04 भी है, तो कुछ में 0.03 भी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड पाई गई है। क्लियर हो गई मित्रों ये बात? तो ये क्रम आप लोगों को क्रमबद्धता के आधार पर याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये मिलान करने का प्रश्न आ जाता है कि इनको क्रम से जमाइए। पहले नंबर पर नाइट्रोजन गैस है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर आर्गन है, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई गई है। क्लियर हो गई बच्चों? आगे अपन चलते हैं। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जियोन, क्रिप्टॉन और मीथेन गैसें भी विद्यमान हैं। क्लियर है? मनुष्य एवं पशुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। अर्थात मनुष्य और पशु पक्षी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो उस गैस का जो उपयोग होता है वह पेड़ पौधे वनस्पति कर लेती हैं, और वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। और इससे क्या होता है मित्रों, वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में अधिक ईंधन अधिक ईंधन के उपयोग करने के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है तो बढ़ने के कारण मित्रों जो वायुमंडल है उसका तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। इसे भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्लियर हो गई? अनावश्यक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन आता है उसे भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये आप लोगों का प्रश्न बन जाता है मित्रों। आगे चलते हैं।
गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प भी पाई जाती है। जलवाष्प कैसे तैयार होती है? जैसे ही सूरज की जो रोशनी होती है वह पृथ्वी के ऊपर पड़ती है मित्रों, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के ऊपर गिरती है तो समुद्र, नदी, नाले, तालाब, इनका पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वह ऊंचाइयों पर जाने लगता है, अर्थात उड़ने लगता है, और इसी को ही क्या कहा जाता है? जल वाष्प कहा जाता है। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जलवाष्प कहा जाता है। क्लियर है बात? यह केवल शोभ मंडल में ही पाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, यह एक और आप लोगों का प्रश्न बनता है कि जल वाष्प कहाँ पाई जाती है, तो यह केवल शोभ मंडल में ही पाई जाती है। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें चलती हैं मित्रों, ये 100% इनमें से प्रश्न उतरते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि इनकी एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं ऑथेंटिक पुस्तकें हैं और इनके अंदर जो डिटेल दी हुई है वो 100% राइट है। क्लियर हो गई बात? तो यह केवल शोभ मंडल में ही पाई जाती है। इसे आर्द्रता भी कहा जाता है, अर्थात इसे जलवाष्प जो है उसे आर्द्रता भी कहा जाता है। धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षा इसी से ही होती है। जो जल वाष्प होती है मित्रों, यही एक प्रकार से वर्षा का कारण बनता है। वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व धूल कण है। वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण कण कौन सा है मित्रों? धूल कण है, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन धूल कणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह एक और आप लोगों का प्रश्न बनता है मित्रों कि आकाश का जो रंग है वह किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो सीधी सी बात है, परावर्तन के कारण ही यह जो आकाश का रंग जो हमारे को नीला दिखाई दे रहा है वह परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रहा है। और परावर्तन किस कारण से हो रहा है? ये धूल कणों के कारण परावर्तन हो रहा है। यदि कुछ समय के लिए हमारे चारों तरफ का वायुमंडल हटा दिया जाए और उसके पश्चात आकाश को देखा जाए तो ये हमारे आकाश का जो रंग है वह नीला नहीं दिखाई देगा मित्रों। हमारे आकाश का रंग उस समय क्या दिखाई देगा? काले रंग का आकाश का रंग दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। अर्थात जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होना, अर्थात सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। यह भी एक तरह से परावर्तन का नियम ही यहाँ पर लागू हो रहा है। संगणन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है। जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं मित्रों, वह संगणन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब संगणन क्या होता है? गैसों का जल में बदलने की प्रक्रिया को ही हम संगणन कहते हैं। अब आप लोगों के मस्तिष्क में आया होगा कि संगणन क्या होता है, तो गैसों का जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संगणन कहा जाता है। अब आगे बढ़े अपन। संगणन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती हैं। इनके अभाव में संगणन संभव नहीं है। अर्थात जो संगणन होता है वह संगणन धूल कणों के कारण ही होता है, क्योंकि धूल कणों पर ही बादल जो होते हैं वह छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। यदि धूल कण नहीं होंगे तो संगणन की क्रिया भी संभव नहीं होगी और बादलों का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चले, वायुमंडल की संरचना। अब यदि मित्रों अपन वायुमंडल की संरचना देखें तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्लियर हो गई बात? कितने परतों में विभाजित किया गया है मित्रों? 5 परतों में विभाजित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अर्थात पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है वायुमंडल मित्रों, और कितने हजार किलोमीटर की? 10,000, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हम मतलब क्लियरली नहीं कह सकते कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैला हुआ होगा हमारा वायुमंडल, लेकिन 10,000 किलोमीटर से अनंत भी हो सकता है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है इन 5 परतों के रूप में। आप लोग याद रखिएगा, वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया है। तापमान के आधार पर वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है, जो कि हम आगे बताएंगे चित्र के अनुसार। आगे चले मित्रों, नेक्स्ट पेज।
पहला है हमारा शोभ मंडल, अर्थात जो पहली जो परत आती है वायुमंडल की, जो 5 परतें हैं उसमें फर्स्ट जो परत आती है उसे हम शोभ मंडल कहते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा आप लोग कि कई बार आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्रम भी पूछ लिया जाता है कि अमुक जो वायुमंडल में पाई जाने वाली परतें हैं उनको क्रम से जमाइए। तो आप लोग इससे आसानी से क्रम से जमा सकते हैं और आप लोगों को इसको याद भी करना होगा। देखें अपन लोग, शोभ मंडल, वायुमंडल की यह परत सबसे महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमीय घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। तो मौसमीय घटनाओं से संबंधित है वर्षा, कोहरा, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि, अर्थात सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह सारी की सारी शोभ मंडल में ही घटित होती हैं। तो आप लोगों को यह भी याद रखना होगा मित्रों कि जितनी भी प्रकार की मौसमी जो घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा है, कोहरा पड़ना है, तड़ित चालन है अर्थात बिजली का गिरना या बिजली का चमकना है, ओलावृष्टि अर्थात ओले की वर्षा होना है, पाला पड़ना है, आदि प्रकार की जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वह सारी की सारी मित्रों शोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो आप लोगों को याद रखना है कि शोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है मित्रों वह 13 किलोमीटर है। कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर, अर्थात समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर शोभ मंडल स्थित है, तो 13 किलोमीटर तक। ठीक है। प्राणवायु का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है। क्लियर है। अर्थात प्राणवायु किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं मित्रों। तो प्राणवायु का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को शोभ सीमा कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर मित्रों, काफी बार यह प्रश्न आया है और काफी बच्चों ने इसको सही भी किया है और काफी ने गलत भी किया है। शोभ सीमा, अर्थात इसकी ऊपरी सीमा को शोभ सीमा कहा गया है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है मित्रों, प्रश्न सीधा पूछा गया है कि शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं। शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं मित्रों। तो शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की सीमा को शोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। ये कई बार आरपीएससी में पूछा गया है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, कई बार यूपीएससी के एग्जामों में भी ये पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने की प्रकृति देखी गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में जो सीमा है उस सीमा को क्या कहा जाता है, शोभ सीमा कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपन चले समताप मंडल। शोभ सीमा से ऊपर समताप मंडल स्थित है जो पृथ्वी के धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अर्थात पृथ्वी के धरातल अर्थात समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक मित्रों समताप मंडल फैला हुआ है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल फैला हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। शोभ मंडल 13 किलोमीटर और समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आगे चलें। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, अर्थात मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं वह समताप मंडल में घटित नहीं होती हैं। मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं वह सारी की सारी शोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि, ये सारी शोभ मंडल में घटित होती हैं, समताप मंडल में घटित नहीं होती हैं। इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। जितने भी वायुयान आप लोगों ने आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए देखे होंगे, वह अधिकांश जो हवाई जहाज होते हैं मित्रों वह समताप मंडल में ही उड़ा करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस समताप मंडल में नहीं होता है। जैसे वर्षा, कोहरा, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह समताप मंडल में नहीं होती हैं, इसलिए सरलता से वायुयान समताप मंडल में उड़ जाते हैं। क्लियर है। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है। आप लोगों को याद रखना है, जो ओजोन गैस है वह कहां पर पाई जाती है, वह समताप मंडल में ही पाई जाती है। और आप लोगों को यह भी ज्ञान होगा मित्रों कि ओजोन जो गैस है, इसी की सहायता से, यही जो हमारी गैस है यह हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बनाया हुआ है। और इसी के कारण जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वह हमारी पृथ्वी के पास नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जो ओजोन गैस है वह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक लेती है। तो ये एक तरह से हमारा सुरक्षा वाल के रूप में प्रसिद्ध है ओजोन परत। बहुत सी किताबों के अंदर ओजोन मंडल अलग से दिया हुआ है मित्रों, लेकिन ओजोन अलग से मंडल नहीं है। ओजोन गैस का एक चक्रव्यूह सा बना हुआ है, और ओजोन जो गैस है वह समताप मंडल में पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है।
ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये ओजोन जो गैस है मित्रों हमारा सुरक्षा वाल है। क्लियर हो गई बात। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि इसकी जो ऊपरी सीमा है इसको क्या कहा गया है मित्रों, समताप सीमा कहा गया है। अर्थात समताप मंडल और मध्य मंडल, अगले चैप्टर के ऊपर मैं मध्य मंडल बोलूंगा, सॉरी अगले पेज के ऊपर मध्य मंडल आएगा मित्रों। तो समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य की जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है, समताप सीमा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और काफी बच्चों ने इनको सरल भी किया है, काफी बच्चों ने इसको गलत भी किया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि समताप मंडल और मध्य मंडल की मध्य की जो सीमा है उसको समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों अपन। नेक्स्ट पेज है मध्य मंडल। नेक्स्ट पेज क्या है मित्रों, मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। क्लियर हो गई बात। जो समताप सीमा से के ऊपर स्थित है, अर्थात मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य कौन सी सीमा है, समताप सीमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। तो मध्य मंडल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई बताई गई है, 80 किलोमीटर तक बताई गई है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं और इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंतरिक्ष से जो पृथ्वी की तरफ उल्का पिंड आते हैं उनसे हमारी रक्षा कौन करता है, उनसे हमारी रक्षा मध्य मंडल करता है। यदि आप लोगों के एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों की रक्षा पृथ्वी की कौन करता है, तो सीधा सीधा आपको आंसर क्लिक करना है कि मध्य मंडल ही हमारी अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल यह वायुमंडल की चौथी परत है जो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बात को याद रखना, 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो मंडल है वह आयन मंडल है। डायग्राम में भी दिख रहा है आप लोगों को, आयन मंडल है। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात जो संचार होता है, मोबाइल पे बात करते हैं, रेडियो पे समाचार सुनते हैं, तो आदि प्रकार के जितने भी संचार होते हैं वह सारे के सारे संचार जो है वह आयन मंडल को ही प्रभावित करते हैं, अर्थात आयन मंडल पर ही प्रसारित होते हैं। आयन मंडल देखें, संचार की दृष्टि से यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। अर्थात जो आयन मंडल है यहाँ से पृथ्वी से टावरों के माध्यम से किरणें जाती हैं और वापस लौट कर पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे कि हमारा कांटेक्ट हो जाता है, हम किसी से बात कर लेते हैं, हम किसी को फोन लगाते हैं तो पहले टावर के पास हमारी रेंज आती है, टावर से ये आयन मंडल से और आयन मंडल से फिर दूसरे टावर पर पहुंच जाती है और हमारे पास कनेक्शन जुड़ जाता है। ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है मित्रों, आयन मंडल पर ही डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। लास्ट आप लोगों के पास है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यह अत्यंत पतली परत होती है जिसमें मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। तो आप लोगों को याद रखना कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें कौन सी परत पर पाई जाती हैं, तो हमारे को क्लिक करना पड़ेगा हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें कहाँ पाई जाती हैं, बहिर्मंडल के अंदर ही पाई जाती हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात। अब यदि अपन डायग्राम पे आ जाएं, ये आप लोगों के सामने डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है कि सामने ही सामने सबसे नीचे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके पश्चात समताप मंडल है, उसके पश्चात मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और लास्ट में बहिर्मंडल है। अर्थात 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों क्रमबद्धता के आधार पर जमाए हुए हैं। चाहे नीचे से आप ऊपर पढ़ लें, चाहे ऊपर से नीचे पढ़ लें, जिस प्रकार से आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न आता है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। तो पहला ही जो मंडल है वह क्षोभ मंडल है, दूसरा मंडल जो है समताप मंडल है, तीसरा मंडल मध्य मंडल है, चौथा मंडल आयन मंडल है और पांचवा मंडल बहिर्मंडल है। क्लियर हो गई बात। अब जो क्षोभ मंडल है उसमें रॉकेट उड़ता है, इस प्रकार के वायु के गुब्बारे उड़ते हैं। समताप मंडल में जाते हैं तो समताप मंडल रॉकेट नहीं, समताप मंडल में जैसे हम जाते हैं तो समताप मंडल के अंदर कौन से हवाई जहाज उड़ा करते हैं और ऊंचाई पे जाते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल
और आयन मंडल के पास जाते हैं तो जेट यान उड़ा करते हैं, और रॉकेट का तो अंतरिक्ष में जाता ही है। आगे आ जाए अपन। मौसम व जलवायु। यदि मौसम व जलवायु देखें तो किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं में प्रतिदिन होने वाले उतार चढ़ाव को मौसम तथा किसी स्थान विशेष के मौसम में दीर्घकालीन दशाओं दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। क्लियर हो गई बात। मौसम व जलवायु के तत्व। वायुमंडल का हमारे लिए बहुत महत्व है। इसके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल के सभी तत्व हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व आते हैं। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि हैं। अर्थात वायुमंडल के जो मुख्य तत्व हैं इनको पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, और यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूं। वायुमंडल के जो मुख्य तत्व हैं तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें आदि हैं। चलो मित्रों नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। पहला ही है तापमान। तापमान का अर्थ है वायु का ताप। तापमान का क्या अर्थ है? वायु का ताप। हम प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु के तापमान में दैनिक व ऋत्विक परिवर्तन आते हैं। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गांवों की अपेक्षा शहरों में तथा महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों का तापमान अधिक होता है। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान मित्रों होने का क्या कारण है? क्योंकि सूरज जो होता है वह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, अतः सूर्य की जो किरणें होती हैं मित्रों वह भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। इसी कारण से भूमध्य रेखा का जो तापमान होता है वह सबसे ज्यादा होता है, तथा ध्रुवों पर जो तापमान होता है वह सबसे कम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें होती हैं मित्रों वह तिरछी गिरती हैं। क्लियर होगी बात। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान लगातार कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात। इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। क्लियर है। इसी कारण से पृथ्वी रात्रि के समय गर्म रहती है। जो रात्रि दिन के समय पृथ्वी सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है और रात्रि के समय दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा को विकिरण कर देती है, और इसी कारण से हमारी पृथ्वी रात्रि के समय भी गर्म रहती है। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है। अर्थात तापमान को जिस इकाई में मापा जाता है मित्रों उसे सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट कहते हैं। इसके साथ ही तापमान मापने के यंत्र को तापमापी अथवा थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई मित्रों बात। आगे चलें। क्या आप जानते हैं धरातल से शोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो 165 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यह काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है मित्रों, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखें। सूर्य काफी गर्म है और अपनी अपनी ताप ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में विकिरित करता है। लघु तरंगों में ताप की मात्रा बहुत होती है। सूर्य की ऊष्मा पराबैंगनी किरणों के कारण दीप्तिमान होती है, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेंज होती है सूर्य की। इसी कारण से सूर्य की जो ऊर्जा है वह दीप्तिमान होती है अर्थात चमकती है, जिसे हम प्रकाश के रूप में देख सकते हैं। पृथ्वी सूर्य की तुलना में बहुत ठंडी है, फिर भी यह सूर्य से प्राप्त ताप ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में विकसित करती है। दीर्घ तरंगों में ताप की मात्रा बहुत कम होती है, चूंकि दीर्घ तरंगे अधोरक्त तरंगे हैं अर्थात इंफ्रारेड रेज हैं।
रेज होती हैं, इसलिए इन किरणों को हम देख नहीं सकते हैं। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वह पराबैंगनी किरणों के रूप में प्राप्त होती है, जिसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं, तथा पृथ्वी से जो रात्रि के समय ऊर्जा निकलती है उसे अधोरक्त किरणें कहते हैं, अर्थात इंफ्रारेड रेज कहते हैं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं कि रात्रि के समय पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा किन किरणों के, कौन सी रेज या किरणों के रूप में निकलती है, तो अधोरक्त के रूप में निकलती है या इंफ्रारेड के रूप में निकलती है। क्लियर होगी बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं अपन मित्रों, वायुदाब। पानी पी लूं मैं। वायुदाब देखें, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। अब वायुदाब से पहले अपन यहां पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या हम जानते हैं कि वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायु दिक् सूचक यंत्र कहा जाता है, तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कि दिक् सूचक यंत्र क्या है, वायु की दिशा बताने वाला जो यंत्र है उसे दिक् सूचक कहते हैं, तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। जिस दिशा में पवन आती है या जिस दिशा से पवन आती है उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्व से आने वाली पवनों को पूर्वी, पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवने कहा जाता है। पर्वत से आने वाली पवनों को पर्वत समीर तथा घाटी से आने वाली पवनों को घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? अब देखें अपन मित्रों आगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता है। अब हमें इसका अनुभव नहीं होने का क्या कारण है, तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से वायु जो है हमारे ऊपर वायुदाब लगाती है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वह बाहर की तरफ वायु पर दाब लगाता है, और जिससे बैलेंस बना रहता है, और इसी कारण से वायुदाब हमें महसूस नहीं होता है। इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से बल लगाती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। क्लियर हो गई बात? पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर पड़ता है। यदि समुद्र तल पर औसत वायुदाब देखते हैं तो 2.7 किलोग्राम या केजी भार पड़ता है, जबकि धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम भार पड़ता है, और जो समुद्र तल है, समुद्र तल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 2.7 केजी भार पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। तथा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वहां निम्न वायुदाब बन जाता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा मित्रों कि जहां पर ताप अधिक होता है, जैसे कि भूमध्य रेखा, वहां पर ताप अधिक होता है। ताप अधिक होने से वायु गर्म हो जाती है, और गर्म होने से वायु हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण वायु ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिससे क्या होता है, वहां का जो वायुदाब होता है वह कम हो जाता है। और जो कम तापमान वाले होते हैं, तो कम तापमान वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहां पर वायु ठंडी रहती है, और ठंडी होने के कारण नीचे बैठती है, और नीचे बैठने के कारण ही वहां पर उच्च वायुदाब बन जाता है। देखें, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है, जिससे वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। अब आप लोगों को यह क्लियर कर देता हूं कि जहां पर निम्न वायुदाब होता है, जहां पर निम्न वायुदाब होता है मित्रों, सपोज करो यहां पर निम्न वायुदाब बना हुआ है, तो निम्न वायुदाब बने होने के कारण यहाँ की जितनी भी पवन है या वायु है वह ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और जिससे यह जो सरफेस है बच्चों, यह खाली हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यह खाली हो जाएगा, और यहाँ पर सपोज करो ठंडा प्रदेश है, और इस जगह
अत्यंत ठंड होने के कारण वायु ठंडी होने के कारण नीचे बैठ जाएगी और यहाँ पर उच्च वायु दाब हो जाएगा। तो यहाँ पर उच्च वायु दाब है और यहाँ पर निम्न वायु दाब है, और निम्न वायु दाब में जो हवाएं है वो ऊपर की तरफ हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया है, खाली हो गया है। और इसी खाली जगह को भरने के लिए जो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, वहां से पवनें निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। उच्च वायुदाब की जो पवनें हैं वह निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, और इसी को ही हवा की गति के नाम से देखते हैं। देखें आप लोग, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर उच्च वायुदाब है, हवा अत्यंत है और यहाँ पर खाली सरफेस है। तो इस खाली सरफेस को भरने के लिए पवनें जो होती हैं वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। देखें, वायुदाब को मापने की इकाई मिलीमीटर है। वायुदाब जो मापा जाता है जिस इकाई में, उसे मिलीबार कहा जाता है, मिलीमीटर नहीं मिलीबार कहा जाता है। और वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाब मापी अर्थात बैरोमीटर, या फिर हमें इसको बैरोमीटर भी कह सकते हैं और वायुदाब मापी भी कह सकते हैं। तो वायुदाब को मापने का जो यंत्र है मित्रों वह बैरोमीटर है, और वायुदाब को मापने की जो इकाई है वह मिलीबार है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलते हैं अपन पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को महसूस कर सकते हैं, इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। अब आप देख सकते हैं पवनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब पवन तीव्र गति से बहती है तो पेड़ों को, बिल्डिंगों को उखाड़ देती है। सोचिए तेज हवा में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पवनें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं मित्रों, स्थानीय पवनें, सामयिक पवनें और व्यापारिक पवनें। आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में भी पवनों को दिखाया हुआ है। देखें, स्थानीय पवनें। अब स्थानीय पवनों में यदि अपन देखते हैं तो स्थानीय पवनों में कौन कौन सी पवनें आती हैं। देखें, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पवनें, ये स्थायी पवनें हैं। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। क्लियर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है सीधा कि अमुक में से स्थायी पवन कौन सी है। तो पहली है व्यापारिक पवन, दूसरी है पछुआ पवन और तीसरी है ध्रुवीय पवन। क्लियर है? ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है सामयिक एवं मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं, मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्र समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं। यदि आप लोगों के सामने एग्जाम में पेपर आता है, पेपर में पूछा जाता है कि अमुक में से मौसमी पवन कौन सी है, तो स्थल समीर और समुद्री समीर मौसमी पवन का बहुत अच्छा उदाहरण बताया गया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। तीसरी है हमारी स्थानीय पवनें। अब स्थानीय पवनें क्या है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली पवनें गर्म पवन, जिसे हम आम भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान में लू कहा जाता है, उसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चिनूक चिनूक जो पवन है वह भी एक प्रकार से स्थानीय पवन है, जिसको जो उत्तरी अमेरिका में चलती है और उत्तरी अमेरिका में चिनूक के नाम से स्थानीय पवन बताई गई है। नेक्स्ट है फोहन व मिस्ट्रल, यह यूरोप में चलती है। आदि विश्व की अन्य स्थानीय पवनें हैं। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने भी महसूस किया होगा, उन्हें किसी नाम से जानते हैं? लिखिए। यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न है और आप लोगों का होमवर्क भी है मित्रों। आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा आप लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और आप लोगों की जो स्थानीय पवनें आपके क्षेत्र में चलती हैं उनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्रता। जब जल जब जला जब जलाशयों और पेड़ पौधों
का जल वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में उपस्थित नमी ऑब्लिक जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो ये आर्द्रता की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। जब जलाशयों पेड़ पौधों से जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है, तथा वायु में उपस्थित नमी ऑब्लिक जलवाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ही कपड़े देरी से सूखते हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न है मित्रों कि गर्मी के मुकाबले में वर्षा ऋतु में कपड़े अधिक देरी से सूखते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है आर्द्रता, अर्थात आर्द्रता अधिक होने के कारण ही वर्षा ऋतु में कपड़े काफी देरी से सूखते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, संघनन क्या होता है, जल वाष्प का जल के रूप में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है। तो जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि संघनन की जो क्रिया है वह धूल कणों पर ही निर्भर करती है। ये धूल के कणों पर जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं जल के रूप में, और जब ये एकत्रित होती हैं तो इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में ये तैर नहीं पाती हैं, और तैर नहीं पाने के कारण ये जमीन पर बरस जाती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट चलते हैं अपन। वर्षा, पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा, वर्षा क्या है, पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है, तो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये आप लोगों को याद रखना है। सीधा प्रश्न आता है कि अमुक में से वर्षा का कौन सा प्रकार नहीं है मित्रों, तो संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, तीन प्रकार की वर्षा के प्रकार हैं। विश्व में वर्षा का प्रतिरूप, अब विश्व में वर्षा का प्रतिरूप देखें तो विश्व में वर्षा का वितरण समान नहीं है, क्योंकि वर्षा के वितरण को धरातल का स्वरूप, समुद्र से दूरी, वायु व पर्वतों की दिशा आदि प्रभावित करती हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण शीतोष्ण के तटीय क्षेत्र हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, उष्ण शीतोष्ण के तटीय क्षेत्र हैं, जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है, जिनकी मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर रहती है। अर्थात सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं मित्रों, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मध्य तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग। ये दोनों के दोनों कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां 25 से 100 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। क्लियर है? विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वर्षा न के बराबर होती है। क्लियर है? ये निम्न वर्षा के क्षेत्र गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। पश्चिमी जो सहारा मरुस्थल है
पश्चिमी राजस्थान है, ये निम्न वर्षा वाले गर्म मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा कम ही होती है, जो हिमपात के रूप में होती है। अर्थात ध्रुवों के अंदर जो बर्फबारी होती है, इसे बर्फ वर्षा बोल दो या हिमपात कह दो, तो हिमपात के रूप में होती है, पानी नहीं गिरता है। पानी जो गिरता है उसे ही हम बूंदों के रूप में, पानी का गिरना ही वर्षा कहलाता है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बूंदों के रूप में पानी ना गिरकर क्या गिरता है, हिम के कण अर्थात बर्फ के कण गिरते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों अपन। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश के अंदर जो जेट वायुयान उड़ते हैं, वो पीछे की साइड सफेद धुआं छोड़ते हुए चलते हैं, जिसको हम देख के कहते हैं कि ईंधन जल रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन वे वास्तव में पॉल्यूशन इतना नहीं होता, इतने ईंधन का धुआं नहीं है। वो पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जो संघनित नमी है वही है जब वायु जो इंजन चलता है तो उसके पीछे संघनित नमी इकट्ठी हो जाती है, और जब वायु नहीं चलती होती है अर्थात वायु स्थिर होती है तो हमें यह संघनित नमी कुछ देर तक के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है। क्लियर हो गई बात मित्रों? यहाँ पर वर्षा दिखाई गई है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और ये चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा आप लोगों को पता ही है कि संवहन के कारण वर्षा होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें एक जगह एकत्रित हो जाती है। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा का चित्र बना हुआ है कि पर्वतों से बादल टकराते हैं और वर्षा करते हैं। और यहाँ पर चक्रवाती वर्षा है जो कि निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर है? हालांकि सबसे ज्यादा जो वार्षिक वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर है या उससे अधिक भी है, लेकिन यदि अपन औसत निकालें तो 117 सेंटीमीटर ही है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, जो मौसिनराम व चेरापूंजी में है। कितना बढ़िया प्रश्न है। यह बाकायदा आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा जो क्षेत्र है मौसिनराम कौन से राज्य में स्थित है। यह प्रश्न बाकायदा आरएस में पूछा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तभी तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वे अपने आप में काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनको ध्यान से पढ़िए, इनमें से काफी प्रश्न आते हैं और 100% प्रश्न उतरते हैं। नेक्स्ट चले अपन मित्रों। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने हाजिर है। जलवायु पर समुद्रों व जंगलों का प्रभाव। देखें, जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर सम बनी रहती है, अर्थात न तो शीत ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और न ही ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। इसका मुख्य कारण क्या है मित्रों? इसका मुख्य कारण यह है कि जो पानी होता है, समुद्रों का जो पानी है, पानी जो गर्म होता है सूर्य की गर्मी से, पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जबकि पृथ्वी जो है वह जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और इसी कारण से दिन में और रात्रि में समीर चलते हैं, जैसे समुद्र समीर और थल समीर के नाम से भी जानते हैं। और इसी कारण से तापमान हमेशा क्या बना रहता है? सम बना रहता है। अर्थात समुद्र के किनारे पर न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। क्लियर हो गई बात? समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जिस प्रकार समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए यहाँ जहाँ पेड़ पौधे अधिक हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। क्लियर है बात? साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु सम होती है। यहाँ भी अधिक वनस्पति वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जलवायु भी वहां पर समान पाई जाती है। इसके विपरीत जहाँ वनस्पति कम है वहां जलवायु उष्ण व शुष्क होती है। क्लियर है बच्चों? आगे चलें अपन। क्या आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को
संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है? इस बात को याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। चीन व जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। विलीज के नाम से जाना जाता है तथा बंगाल की खाड़ी में उसे चक्रवात कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चले अपन मित्रों, नेक्स्ट पेज पे चक्रवात। अब चक्रवात क्या है? सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ उच्च वायु दाब रहता है। जैसे आपको बताया था मैंने, गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है तो उस जगह निम्न वायु दाब हो जाता है, और ठंडी के कारण हवा भारी हो जाती है तो नीचे बैठती है, वहां पर क्या हो जाता है? उच्च वायु दाब हो जाता है। अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। क्लियर है बात? यह चक्रवाती वर्षा हो गई। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनसे जान माल का नुकसान कम होता है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि अमुक में से तीव्र गति से चलने वाला चक्रवात कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वह तीव्र गति से चलने वाले चक्रवात है। क्लियर हो गई मित्रों बात? नेक्स्ट चलते हैं 15वां पेज एंड लास्ट पेज है आप लोगों के। ये क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प चुनिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ए ऑप्शन पे दिया हुआ है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन पे दिया हुआ है ऑर्गन, और डी ऑप्शन पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप लोग बताएं मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन पे है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन पर है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन पर है ऑर्गन, और डी ऑप्शन पर है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि मैं इसका आंसर दे देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी बताई गई है। अब क्या है यहाँ पे अगला प्रश्न है, वायुमंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? वायुमंडल में धरातल से अर्थात जमीन से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब घटता है या बढ़ता है? डेफिनेटली घटता है, तो वायु दाब घटेगा। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित की जाने वाली पुस्तक जो कक्षा 7 में चलती है उसका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। मित्रों, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी और मैं और ऊर्जा के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार मित्रों।